Good morning to all of you and welcome to SKG Commerce classes. I hope all of you are fine. आज की हमारी क्लास का टॉपिक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसे हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसे हमने 3 पार्ट्स में कवर किया है। आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 1, जिसमें हम जो पॉइंट्स हमने रेड किए हैं वो सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ में हमने लेफ़्ट साइड में एक एक्सेल की शीट भी डाली है, जिसमें आप जब अपनी वैल्यूज़ रखेंगे इन्वेस्टमेंट की पीपीएफ में, मतलब पीपीएफ में जितना अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं वो वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो आपको हर साल के एंड में कितना अमाउंट मिलेगा या एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। सारी वैल्यूज़ आपको इसमें पता लग जाएगी। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है जो, ये गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में अपनी आगे आने वाली स्लाइड्स में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट का एक सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। हर इंडिविजुअल को अपने फ्यूचर के लिए सेविंग की ज़रूरत होती है और सेविंग करने के बाद वो उस पर रिटर्न अर्न करने के लिए, उस पर कुछ अमाउंट अर्न करने के लिए उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देता है। अब इन्वेस्टमेंट के भी कई तरीके हैं। वो गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट में कहीं भी पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जब इन जगह पर गोल्ड, प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट यहाँ पर पैसा लगाया जाता है तो जो रिटर्न मिलेगा वो फिक्स नहीं है। रिटर्न कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको लॉस भी हो जाए, मतलब रिटर्न आपको लॉस में भी जा सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन जगह पर आपका रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन जो लोग हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते और जो चाहते हैं कि उनको लॉन्ग टर्म में उनका पैसा बढ़ जाए, तो वो क्या करते हैं, वो या तो बैंक में एफडीज में पैसा लगा देते हैं या पीपीएफ में लगा सकते हैं। अगर बैंक एफडीज और पीपीएफ के कंपैरिजन करें तो बैंक की जो एफडी है, बैंक की एफडी पर रेट कम होता है और पीपीएफ में एज कंपेयर रेट ज़्यादा होता है। और बैंक एफडीज पर जो इंटरेस्ट होता है उस पर टैक्स भी कट जाता है, लेकिन पीपीएफ है जो, पीपीएफ में हमें टैक्स के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाती है और इसके अलावा इंटरेस्ट पर एग्जम्पशन भी मिल जाती है। इसे हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए, एक तो ये सेविंग को प्रमोट करता है। लॉन्ग टर्म की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में एक हैंडसम अमाउंट आपके हाथ में आ जाता है और रिस्क कम है, फिक्स रिटर्न है, सेफ है। सेफ इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है। इसके अलावा आपको टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आपको इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ईयर से यहाँ पर मतलब है फाइनेंशियल ईयर। अगर हम डिपॉजिट की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि एक साल में डिपॉजिट मिनिमम 500 होना चाहिए, तो इसका मतलब है 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक उस अकाउंट में 500 रुपये का डिपॉजिट होना चाहिए। ठीक है, ईयर का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर। पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी खोला जा सकता है और बैंक में भी। बैंक का मतलब नेशनलाइज्ड बैंक में तो खोला ही जा सकता है और मेजर प्राइवेट बैंक्स में भी खोला जा सकता है, लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक एट्सेट्रा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खोलें और एक अकाउंट बैंक में खोल लें। एक पर्सन के नाम पर, एक इंडिविजुअल के नाम पर एक ही पीपीएफ अकाउंट हो सकता है। मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट मतलब अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर कम से कम 500 रुपये का अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ता है। ईयरली ट्रांजैक्शन, एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम एक ट्रांजैक्शन करनी ज़रूरी है। अगर ये एक ट्रांजैक्शन नहीं की जाती है तो अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है, मतलब इनएक्टिव हो जाता है। और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आप कितनी भी कर सकते हैं, पहले इसकी लिमिट 12 थी। ईयरली डिपॉजिट, कम से कम 500 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में जमा करने ज़रूरी है और उसके बाद 50 के मल्टीपल में आप कितनी भी अमाउंट जमा कर सकते हैं, लेकिन अप टू ₹1,50,000। तो अगर आप इसमें 550 जमा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप
इसमें 580 जमा करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि 580 50 से डिवाइड नहीं होता। 50 के मल्टीपल का मतलब यही है कि जो अमाउंट 50 से डिवाइड हो जाए। मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है? 1,50,000 एक फाइनेंशियल ईयर में। ये अमाउंट एक बार में भी जमा कर सकते हैं और आप इंस्टॉलमेंट्स में भी जमा कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। और जब आप एक अकाउंट खुद के लिए खोलते हैं और अपने बच्चों के लिए एज अ गार्डियन, मतलब बच्चों के अकाउंट खोलते हैं जिसमें गार्डियन आप हैं, तो आपका अकाउंट और बच्चों के अकाउंट में मिलाकर एक फाइनेंशियल ईयर में जितना डिपॉजिट होता है वो 1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल है, उसका खुद का पीपीएफ अकाउंट है और उसके 2 माइनर चिल्ड्रन हैं और दोनों के अकाउंट में गार्डियन वही है, तो उनके अकाउंट में जो पैसा डाला जाता है और उसके खुद के अकाउंट में जो पैसा है एक फाइनेंशियल ईयर में वो 1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब डिसकंटिन्यू अकाउंट हो गया, जब एक इंडिविजुअल ने एक फाइनेंशियल ईयर में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं की तो वो अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है। उस डिसकंटिन्यू अकाउंट को कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उस ईयर के लिए जिस ईयर में डिफ़ॉल्ट हुआ है उसमें एरियर अमाउंट, मतलब मिनिमम अमाउंट है जो 500 रुपये की, और डिफ़ॉल्ट फ़ी 50 रुपये की, वो जमा करनी पड़ेगी। तो हर डिफ़ॉल्ट ईयर के लिए मिनिमम अमाउंट और 50 रुपये का डिफ़ॉल्ट फ़ी जमा करना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर किसी इंडिविजुअल का 2 ईयर में डिफ़ॉल्ट हुआ है तो 2 ईयर्स के डिफ़ॉल्ट के लिए 500 रुपये दोनों सालों के और 50 रुपये की डिफ़ॉल्ट अमाउंट जमा करनी पड़ेगी। जो ये डिफ़ॉल्ट फ़ी होती है 50 रुपीज़ की, जो हर ईयर के डिफ़ॉल्ट के लिए है, इसको डिपॉज़िट नहीं माना जाता है। ठीक है। तो अगर इसको डिपॉज़िट नहीं माना जाता तो ना तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और ना ये डिडक्शन के लिए इनकम टैक्स में एलिजिबल है। ठीक है। तो ना तो इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और ना ही इनकम टैक्स के अंडर डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। डिसकंटिन्यू अकाउंट जो होता है वो अकाउंट चाहे मेच्योरिटी से पहले कंटिन्यू हो ना, चाहे मतलब एक्टिव भी ना हो, लेकिन उस पर इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। डिसकंटिन्यू अकाउंट का मतलब अकाउंट इनएक्टिव होना होता है, ना कि अकाउंट का क्लोज होना। क्योंकि अगर एक बार अकाउंट क्लोज होता है तो उसे फिर से एक्टिव नहीं किया जा सकता, लेकिन डिसकंटिन्यू अकाउंट को डिफ़ॉल्ट फ़ी और एरियर अमाउंट पे करके एक्टिव किया जा सकता है। जब तक अकाउंट डिसकंटिन्यू होता है तब तक उस अकाउंट में ना तो लोन मिल सकता है और ना ही उस अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल की जा सकती है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो जिस फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट खोला गया है उसके बाद 15 साल के बाद 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद उस अकाउंट से फुल अमाउंट भी विड्रॉ किया जा सकता है और अकाउंट भी बंद किया जा सकता है। अगर हम बात करें, अभी मार्च 2021 चल रहा है और मान लीजिए मैंने अकाउंट पीपीएफ का मार्च 2021 में खोला है, तो फाइनेंशियल ईयर हो गया 2020-21, लॉक इन पीरियड 15 साल, मतलब 2020-21 के बाद के 15 सालों का मतलब 2035-36, मार्च 31 2036 के बाद वो उस अकाउंट को कभी भी बंद कर सकते हैं और पूरा पैसा निकाल सकते हैं। एज क्राइटेरिया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोलने के लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी एज का पर्सन ये अकाउंट खोल सकता है। अब बात करते हैं कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। एक इंडिविजुअल अपने नाम से पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, कहीं भी खोल सकता है, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, और जो पीपीएफ अकाउंट है वो अपने नाम से सिर्फ एक ही खोल सकता है। एक इंडिविजुअल माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के बिहाफ पर भी अकाउंट खोल सकता है जिनका वो गार्डियन है। और अगर माइनर की बात करें तो माइनर की केस में जो गार्डियन होते हैं मदर या फादर होते हैं, लेकिन अगर उसके मदर और फादर नहीं है और या मदर या फादर में से कोई एक है लेकिन वो अकाउंट ऑपरेट करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो इस केस में ऐसे पीरियड में जो उनकी प्रॉपर्टी की, जो माइनर की प्रॉपर्टी की टेक केयर करता है, उसे गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता है। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर है जो वो
फादर और मदर के रहते हुए कभी भी गार्डियन नहीं बन सकते, लेकिन अगर फादर और मदर की डेथ हो जाती है तो उन्हें गार्डियन अपॉइंट कर किया जा सकता है, लेकिन अगर कोर्ट की परमिशन है तो, मतलब कोर्ट ही उन्हें गार्डियन अपॉइंट करती है। माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इनके लिए भी सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। देखो, माइनर के केस में जो गार्डियन होते हैं मदर और फादर दोनों ही होते हैं, लेकिन अकाउंट है जो माइनर का एक ही खोल सकते हैं। एक माइनर का एक ही अकाउंट हो सकता है, चाहे वो मदर खोल दे चाहे वो फादर खोल दे। एक अकाउंट माइनर के नाम से खोला गया था, लेकिन वो मेच्योरिटी से पहले ही मेजर हो गया, तो जो एक्स माइनर है वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। उसके लिए उसे क्या करना होगा, एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देना होगा, साथ में नॉमिनेशन फिर से देनी होगी, और इसे जो है इसकी अटेस्टेशन गार्डियन कर सकता है या कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन कर सकता है। नॉन रेजिडेंट इंडियन कभी भी पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी रेजिडेंट ने पीपीएफ अकाउंट खोला था और बाद में वो नॉन रेजिडेंट हो गया, तो ऐसे केस में जो नॉन रेजिडेंट है वो मेच्योरिटी तक वो उस अकाउंट को रख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब भी उसमें कर सकते हैं, लेकिन मेच्योरिटी के बाद उस अकाउंट को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। तो कंक्लूजन यही है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन अगर कोई स्टार्टिंग से है तो वो पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता है। पीपीएफ अकाउंट कभी भी जॉइंटली नहीं खोला जा सकता, ये सिंगल नेम में ही होगा। एक इलिटरेट पर्सन भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है और ब्लाइंड पर्सन को भी इलिटरेट पर्सन में ही माना जाता है, तो वो भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। पावर ऑफ अकाउंट होल्डर अटॉर्नी होल्डर, जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, पीपीएफ की बात करें तो वो जो पर्सन उसे पावर ऑफ अटॉर्नी देता है उस पर्सन के बिहाफ पर ना तो वो पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है और ना उसके बिहाफ पर उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। इंटरेस्ट की बात करें तो पीपीएफ अकाउंट के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और क्वार्टरली डिसाइड किया जाता है और एक क्वार्टर के लिए डिसाइड किया जाता है। ठीक है, करंटली जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। इंटरेस्ट रेट है क्वार्टरली डिसाइड किया जाता है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो मंथली कैलकुलेट किया जाता है। मंथली कैलकुलेट करने के बाद उसे हर मंथ क्रेडिट नहीं किया जाता है अकाउंट के अंदर, सिर्फ मंथली कैलकुलेट किया जाता है, और जो अकाउंट में क्रेडिट होता है वो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब मार्च के मंथ में होता है। ठीक है, कैलकुलेट मंथली किया जाता है लेकिन क्रेडिट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर किया जाता है। जो मंथली कैलकुलेशन की जाती है वो किस बेस पर की जाती है, वो उस मंथ के 5th जो डेट है, मतलब 5 तारीख से लेके एंड ऑफ द मंथ तक, इन दिनों में जितना सबसे कम बैलेंस रहा है उस बैलेंस को, मतलब उस बैलेंस पर मंथली रेट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, 5 तारीख से लेके एंड ऑफ द मंथ तक जिस भी दिन में सबसे कम बैलेंस है उस बैलेंस पर इंटरेस्ट रेट लगाकर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो भी पैसा जमा करवाना है एक महीने में वो 5 तारीख तक जमा करवा दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर 5 के बाद जमा करवाएंगे तो 5 तारीख का जो अमाउंट है वो मिनिमम बैलेंस रह जाएगा, और सिस्टम 5 से लेके एंड ऑफ द मंथ तक का मिनिमम बैलेंस उठाता है इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए। और जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड किया जाता है। एनुअली कंपाउंड करने का मतलब ये है कि मार्च में जो इंटरेस्ट लगता है वो डिपॉजिट अमाउंट में जोड़ दिया जाता है और अप्रैल में उस अमाउंट के ऊपर मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट है इसके बारे में क्या है, क्वार्टरली डिसाइड किया जाता है लेकिन एनुअली क्रेडिट किया जाता है, मंथली कैलकुलेट किया जाता है लेकिन एनुअली कंपाउंड किया जाता है। अगर पीपीएफ के टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर में पीपीएफ में मैक्सिमम कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया जा सकता है, 1,50,000 का अमाउंट, और ये अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। पीपीएफ अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है और एक अकाउंट की मेच्योरिटी के बाद अगर उस अकाउंट को एक्सटेंड किया जाता है और उसमें भी जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी
टैक्स से एग्जम्प्टेड होते हैं। अकाउंट की मैच्योरिटी के बाद जब अकाउंट बंद किया जाता है तो जो टोटल अमाउंट हमें मिलता है वो भी एग्जम्प्ट होते हैं टैक्स से। तो जो एनुअली डिपॉजिट करवाया उसका बेनिफिट हमें एज अ डिडक्शन मिल जाता है, मतलब उसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है। जो इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं वो एग्जम्प्ट हो जाता है टैक्स से, और जो बाद में पैसा मिलता है वो भी टोटली एग्जम्प्टेड है टैक्स से। लेकिन अगर हमने कोई लोन लिया था और उसकी अगर हम रिपेमेंट करते हैं तो वो जो अमाउंट है वो 80C के अंडर डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर पीपीएफ से कोई भी विड्रॉल किया जाता है लॉक इन पीरियड में वो भी टैक्स से एग्जम्प्टेड है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। कई बार क्या होता है, अकाउंट होल्डर की मान लीजिए कोई लाइबिलिटी है, उसने किसी का कोई पैसा देना है और कोर्ट ने कोई अटैचमेंट ऑर्डर निकाल दिया, कोर्ट ने कोई ऑर्डर निकाल दिया उसकी अटैचमेंट मतलब अटैचमेंट ऑर्डर निकाल दिया। तो जो पीपीएफ का बैलेंस है उसको कभी भी अटैच नहीं किया जा सकता। अटैचमेंट का मतलब होता है कि जो उसकी लाइबिलिटी है उस लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए जिस चीज़ को अटैच किया गया है उसका यूज़ कर लेना। तो जो कोर्ट ऑर्डर की अटैचमेंट होती है, मतलब कोर्ट अटैचमेंट जो होती है वो पीपीएफ के बैलेंस पर नहीं लग सकती। लेकिन अगर ये अटैचमेंट ऑर्डर इनकम टैक्स या एस्टेट ड्यूटी अथॉरिटीज़ ने निकाला है तो पीपीएफ के बैलेंस को अटैच किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट में जो डिपॉजिट है वो कैश में, क्रॉस चेक और डीडी किसी के थ्रू भी किया जा सकता है। लेकिन अगर चेक के थ्रू किया जाता है तो जिस दिन वो चेक इन कैश होके अकाउंट में पैसा आता है पीपीएफ अकाउंट में, उसे ही डेट ऑफ डिपॉजिट कहा जाता है, ना कि चेक के ऊपर लिखी हुई डेट को। अब यहाँ पर हमने आपके साथ एक टेबल डिस्कस की है। इस टेबल के अंदर हमने एक फिक्स अमाउंट रखी है। आप चाहें तो इसमें फ्लेक्सिबल अमाउंट भी रख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमने एक प्रेजेंटेशन के लिए इसको दिखाया है। इस जगह पर आप इसकी वैल्यू नहीं पुट कर सकते। वैल्यूज़ पुट करने के लिए इसका टेबल का एक्सेल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसको आप सेव करके उसमें जो भी वैल्यू आप रखना चाहें रख लीजिए। उससे आपको एट द एंड आपको मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा या एट द एंड ऑफ ईयर आपको कितना अमाउंट बनता है वो सब आपको पता लग जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पर मंथ कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, इंटरेस्ट से पहले कितना अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मंथली कितना इंटरेस्ट बनता है, एनुअली कितना बनता है और इंटरेस्ट के बाद कितना अमाउंट बनता है, वो सब लिखा है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमने जो अपना पीपीएफ का अकाउंट खोला है मार्च 21 में खोला है और वहीं पर हमने 1000 रुपये का मिनिमम डिपॉजिट करवाया है। और हम ये भी मानकर चलते हैं कि जो डिपॉजिट है हम हर महीने की 5 तारीख तक कर लेते हैं और हर बार हम 1000 रुपये का डिपॉजिट कर रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट हमने 7.10 का लिया है जो करंटली चल रहा है। तो 1000 रुपये पर मंथली अगर हम 7.1% के रेट पे देखें तो हमें 5 रुपये 92 पैसे का इंटरेस्ट मिलता है, जिसे हमने राउंड फिगर में ले लिया है। पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है तो आगे 1 रुपये से वैल्यू बढ़ा दी जाती है। तो ये 6 रुपये हो गया। क्योंकि ये मार्च में है तो मार्च में हम क्या करेंगे, मार्च में हम जो भी इंटरेस्ट बनता है उस फाइनेंशियल ईयर का वो पूरा जोड़ देंगे अमाउंट के अंदर। तो क्योंकि ये तो मार्च से शुरू हुआ है तो मार्च का इंटरेस्ट बनता है 6 रुपये। 6 रुपये हमने 1000 में जोड़ दिए, 1000 रुपये 1000 6 रुपये हो गए। अप्रैल में जो डिपॉजिट है 1000 रुपये तो डिपॉजिट किया और उससे पहले जो 1000 रुपया था जो पिछली बार करवाया था उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा और जो ब्याज था वो भी जोड़ा जाएगा। तो टोटल अमाउंट उसका कितना हो गया, 2006 रुपया। तो इस पर अब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब हर बार मार्च में जितना भी ब्याज बनेगा उसे ऐड कर दिया जाएगा अमाउंट के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से हम अप्रैल से लेके फरवरी तक का ब्याज निकाल लेंगे हर महीने का। मार्च में देखिए जितना 12 महीने का ब्याज बना अप्रैल से लेके फरवरी तक, वो मार्च में हमने मार्च का इंटरेस्ट निकाल के अप्रैल से मार्च तक का पूरा जोड़ लिया और जोड़ के उसे अमाउंट के अंदर जोड़ दिया।
टोटल अमाउंट 13,539 आ गया। फिर आगे अप्रैल में फिर 1,000 रुपये डाला और 13,539 पुराना, तो 14,539 रुपया बन गया। फिर इसके ऊपर ब्याज लगाया। तो यहाँ पर है जो, यहाँ पर हमें यही पता लग रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो, जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट का कंपाउंड किया जाता है एनुअली। मंथली किया जाता है तो हर महीने का ब्याज है जो हर बार जोड़ दिया जाता है, लेकिन मंथली सिर्फ कैलकुलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है सिर्फ एट द एंड। तो यहाँ पर हमने अपनी कुछ फाइंडिंग्स निकाली है, जो हमने वहाँ पर अपनी वैल्यूज़ पुट करी थी, तो उसको निकालने के बाद ये हमारी वैल्यूज़ आई। तो यहाँ पर देखिए, एक पर्सन ने 1,000 रुपये लगाए। 1,000 रुपये लगाने पर 12 महीने में मतलब उसने 12,000 रुपये लगाए, और 15 सालों में उसने 1,81,000 रुपया लगाया। हम 15 सालों में जब देख रहे हैं इसका, वैसे तो 1,80,000 रुपया बनता है। हमने 1,81 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने ये माना है कि जो अकाउंट है वो मार्च 21 को खोला गया है। मार्च 21 को खोलने का मतलब ये है कि मार्च 35-36 तक उसका मेच्योरिटी पीरियड है, तो उसकी टोटल जो किस्तें जाएंगी 181 जाएंगी, 180 ना जाकर। ठीक है। और हम ये भी कंसीडर कर रहे हैं कि जो भी उसने डिपॉजिट कराया है 5 मार्च तक करवा लिया है, हर महीने की महीने 7.1% के रेट पे जो उसका मेच्योर्ड अमाउंट है 15 ईयर्स के बाद 3,18,382 रुपये आएंगे। उसके बाद हम ये मान के चलते हैं कि जो वो इंडिविजुअल है उसने 15 साल के बाद अकाउंट बंद नहीं किया, अकाउंट को कंटिन्यू रखा, लेकिन उसमें उसने कोई भी डिपॉजिट नहीं करवाया, तो उसका अमाउंट 6,32,184 रुपये हो गया। तो देखिए, इतना पैसा जमा करवाने के बाद 15 सालों में आपका पैसा हुआ 3,18,382, लेकिन जब आपने उसमें पैसा जमा भी नहीं करवाया तो भी आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बाद में जो है आपका जो अमाउंट है, उस अमाउंट के ऊपर, वो अमाउंट ऑलरेडी अपने आप में इतना बड़ा है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट लग लग के अमाउंट और बड़ा हो गया। अगर आप इसकी कैलकुलेशन पूरी 1.5 लाख की लिमिट से देखें, जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है जो आप इस अकाउंट में करवा सकते हैं, तो अगर 25 सालों पर देखें, 25 सालों के बाद आपका ये पैसा 79 लाख के आसपास हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पैसा हम जमा करवा रहे हैं। आज की डेट में हम अगर 12,000 रुपये पर मंथ, 12,500 रुपये पर मंथ डाल रहे हैं, तो बाद में जो हमारी सेविंग है वो एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट सेविंग हमारे लिए आती है, और इस अमाउंट के ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं पे करना। अदरवाइज़ आप कोई भी एफडी ले लीजिए, एफडी आज की डेट में जो रेट है हमारा पीपीएफ का 7.1% है, एफडी का रेट 5.2% या 3% से ऊपर नहीं है, और उस पर भी अगर आप टैक्स की स्लैब में आते हैं तो आपका 10, 20, 30% का टैक्स भी कट सकता है। ठीक है। तो एफडी के कंपैरिजन में भी देखें तो पीपीएफ के ऊपर काफ़ी अच्छा आपको रेट मिलता है, उसके अलावा आपका कोई टैक्स नहीं है, और इसके अलावा टैक्स तो नहीं है, इसके अलावा भी आपको डिडक्शन मिलती है जो अमाउंट आप इसमें डालते हैं। तो इस ये गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट भी इस स्कीम को काफ़ी प्रमोट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि हर पर्सन का फ्यूचर सेफ रहे। ठीक है। फ्यूचर की सेविंग, फ्यूचर के लिए सेविंग करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पर्सन बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं और जो फिक्स रिटर्न चाहते हैं, जो अपने फर्दर के जिसके प्लान है कि हाँ मुझे 15 साल के बाद इतना अमाउंट चाहिएगा या 25 साल के बाद इतना अमाउंट चाहिएगा, उनके लिए ये स्कीम काफ़ी अच्छी है। तो जो हमने पॉइंट पढ़े हैं वो हमने यहाँ पर इन शॉर्ट लिख दिए हैं कि इनिशियल डिपॉजिट कितना चाहिए 500 रुपीज़ का, ईयरली डिपॉजिट कितना चाहिए मिनिमम 500, और उसके बाद 50 के मल्टीपल में मैक्सिमम कितना चाहिए 1,50,000, जिसमें सेल्फ का और माइनर का दोनों का ऐड किया जाता है। मिनिमम ईयरली ट्रांजैक्शन कितनी हो सकती है 1, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। डिफ़ॉल्ट पेनल्टी कितनी है हर साल की 50 रुपये। लॉक इन पीरियड कितना है फाइनेंशियल ईयर के बाद के 15 साल। एज लिमिट कितनी है कोई नहीं है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, महीने की 5 तारीख से एंड की डेट के दिनों में बीच में सबसे कम बैलेंस जिस दिन होता है उस बैलेंस पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है।
ATC में डिडक्शन कितना मिलता है, मैक्सिमम 1,50,000 तक, और PPF में फाइनेंशियल ईयर में जितना डिपॉजिट करवाया विच एवर इज़ लेस। और एग्जाम्पशन किसकी मिलती है, इंटरेस्ट जो अर्न किया जाता है उसकी, और मेच्योरिटी पर टोटल अमाउंट जितना मिलता है वो भी एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने आपके साथ पब्लिक प्रोविडेंट फंड डिस्कस किया। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक काफ़ी अच्छी स्कीम है, और इसमें अगर आप पैसा लगाएंगे या लगा रहे हैं तो आपको कब पता भी नहीं लगेगा कि आपने मिनिमम अमाउंट से शुरू किया था और आपका अमाउंट कब में इतना अच्छा हो गया। मैं खुद भी इसमें पैसा लगाती हूँ और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस प्रोडक्ट में पैसा ज़रूर लगाइए। आप एक बास्केट तैयार कीजिए और इस बास्केट में पब्लिक प्रोविडेंट फंड को भी ज़रूर रखिए। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आज का टॉपिक पसंद आया है और आपको समझ आया है तो काइंडली लाइक द वीडियो, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।